गाइस हम लोगों का काफ़ी पीछे चल रहा है, सो आई कांट वेस्ट टाइम, सो वी सपोज टू स्टार्ट नाउ। बाकी जो जो आराम से। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हम ऑब्जेक्टिव्स देखे थे उसके। देन उसके बाद में हम लोगों का मेन जो टॉपिक उसमें स्टार्ट हुआ था इन दिस वाज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड चेंजिंग द सर्विस। आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है आपके, उसमें से कौन से काम के हैं, कौन से अभी हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो आपका काम चल ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो यहाँ requirement may change from high-level abstract statement of a service or a system constraint to a detailed mathematical functional specification. आपने कोई रिक्वायरमेंट, बट वो रिक्वायरमेंट जब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं, सो वो टाइम पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी काइंड ऑफ, बिकॉज हम लोग जो कुछ डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, या आपने जो बजट दिया है या जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके थ्रू अगर वो पॉसिबल नहीं है, देन अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। हर एक जो यूजर के रिक्वायरमेंट है, वो जो हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे सारे चीजें डेवलप करना पॉसिबल नहीं होगा। समटाइम्स इट माइट अपने सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाना है, स्मार्ट सिस्टम बनाना है। PHP, जावा, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज करते हैं, उससे आपका सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंट नहीं बनता। उससे हम लोग जो कोडिंग करते हैं तो उससे आपका सिस्टम जो है वो डम्ब होता है। मतलब जितना कोड आपने लिखा है, जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं, उतने ही स्टेटमेंट के बेस के ऊपर अगर कोई कंडीशन आया तो आपका सिस्टम हैंडल कर पाएगा। वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको मिले उसको हम लोग गैदर करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालिसिस का आपका रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट जो बनता है उसमें हम लोग सिर्फ खुद ही उसमें डिसीजन लेंगे ऐसा नहीं है। हम लोग अपने कलीग्स को, जो कोई एक दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेंगे, हम लोग के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे। उनको हम लोग टाइम देंगे कि ओके, आई विल गिव यू 5-10 डेज या 2-3 डेज टाइम, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट पढ़ के रिव्यू बताओ कि जो जो रिक्वायरमेंट हम लोग बनाने की ट्राई कर रहे हैं उसका हम लोगों ने ये बजट डिफाइन किया है कि इन 10 lakhs विल बी वर्किंग ऑन दिस रिक्वायरमेंट, और उसके लिए हम लोग जावा और जावा लैंग्वेज सपोज यूज कर रहे हैं। सो वो हम लोग जो बनाने की ट्राई कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी या जो लैंग्वेज हम लोगों ने यूज किया है, ओरेकल डेटाबेस, ये हम लोगों ने बैकएंड सिलेक्ट किया है, तो ये सूटेबल है, यहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत है, ये सब कुछ हम लोग पूछेंगे। सो टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट में आपको क्या बोला है, मेनली 2 टाइप के रिक्वायरमेंट होता है। एक आपका होगा यूजर रिक्वायरमेंट, और दूसरा जो होता है हम लोग का वो होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि एग्जैक्टली मुझे लॉग इन, साइन अप, रिजल्ट जनरेशन रिक्वायर्ड है, चैटिंग ऑप्शन रिक्वायर्ड है, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। ये यूज़र रिक्वायरमेंट हो गए, जहाँ पे यूजर्स बोलेगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे ये नेचुरल लैंग्वेज में आएंगे, डायग्राम के साथ में हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स रहेंगे कि अगर आप कोई वॉइस कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वो कॉलेज हम लोगों ने बनाया, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट है उन्हीं के साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कोई अगर लोग रहेंगे उनके साथ हम लोग का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। अब ये सब हो गया, ये बेसिक चीज़ है, दैट इज़ द यूज़र रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है? सिस्टम रिक्वायरमेंट में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शंस डालेंगे कि कौन से टाइप के फंक्शंस या सर्विसेज या कौन से टाइप के ऑपरेशंस हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू फुलफिल करने वाले हैं, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक 4G कनेक्शन हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। उसके साथ में सपोज लैन आर्किटेक्चर में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, और रैम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को अपडेट करना पड़ेगा, या फिर क्लाउड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अपने डेटाबेस को क्लाउड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना, दिस कम्स अंडर द सिस्टम रिक्वायरमेंट।
ये उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझा था। यूजर रिक्वायरमेंट, लाइब्रेरी सिस्टम शेल कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डेटा रिक्वायर्ड बाय कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसीज। आप जो भी बुक्स रख रहे हो उसके सबके कॉपीराइट्स आपको अपने डेटाबेस में रखना है। ये क्या हो गया, ये यूजर रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब ये जो कॉपीराइट आपको स्टोर करना है तो उसके लिए बैकएंड में टेक्निकली आपको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या अपडेट करने पड़ेंगे, वो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ से आज का हम लोग का टॉपिक चालू होता है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला, रिक्वायरमेंट रीडर में यूजर रिक्वायरमेंट आएंगे और सिस्टम रिक्वायरमेंट आएंगे। दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहेंगे, जैसे सिस्टम एंड यूजर्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्लाइंट इंजीनियरिंग होगा, मतलब जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, देखेंगे काम के है जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है और जो हम लोग को लगता है कि हाँ ये ज़रूरी हो, आपका काम नहीं चलेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। देन सिस्टम आर्किटेक्चर, जो हम लोग डिज़ाइंस बनाएंगे, टेक्निकल डिज़ाइंस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो डिज़ाइन से हम लोग को पता चलेगा कि जो रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करने की ट्राई कर रहे हैं उसके लिए कौन से एग्जैक्ट सिस्टम्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा। और सिस्टम रिक्वायरमेंट में हम लोग को ये भी पता चलेगा कि कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने हैं, क्लाउड एप्लीकेशन बनाना है, मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट होने वाला बनाना है, सिर्फ लैपटॉप के चलने वाला बनाना है, रियल टाइम कोई बनाना है, तो उसके हिसाब से कौन से टाइप के डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी हम लोग को पता चलेगा। तो वो भी क्या हो गया, सिस्टम रिक्वायरमेंट में आएगा। और क्लाइंट मैनेजर होगा। क्लाइंट मैनेजर मतलब जो ये सारे जो चीज़ें हम लोग के चल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कोई एक सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट हम लोग के बजट में, टाइम पे ही हम लोगों के कंप्लीट हो और उतने ही हम लोग प्रोवाइड करें, ये सब मैनेज करने का काम। और जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से स्पेसिफिक आपके सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब मैनेज करने का काम, चीज़ों को मैनेज करने का काम मैनेजर का रहेगा। अब देखो, जो हम लोग के रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो मेनली दो टाइप में कैटेगराइज होते हैं। जैसे हम लोगों ने यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट बोले, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब यूज़र ने जो बोला है कि हाँ लॉग इन साइन अप फंक्शन होना चाहिए, वॉइस कॉल, वीडियो कॉलिंग, दिस आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट परस्पेक्टिव से, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कौन से टाइप के सिस्टम लगेंगे, इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम क्या स्पीड का लगेगा, आपको अलग से वेबकैम लगेंगे, अगर वॉइस कॉलिंग रिक्वायर्ड है तो इनबिल्ट माइक काम करेगा या अलग से हम लोगों को हेडफोन एंड माइक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो ये हम लोग बता रहे हैं। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कौन से सर्विस प्रोवाइड होंगे, बराबर है। स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड, क्या क्या फंक्शन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया वो सारे आपके फंक्शंस है। Should react to a particular input and how system should behave in a particular situation. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने का हम लोगों का एक सॉफ्टवेयर है, तो अब उसमें हम लोगों ने क्या बोला है कि जो भी स्टूडेंट है वो एक ही डिवाइस से लॉगिन करके एग्जाम दे सकता है, और वो भी उसने अगर एक डिवाइस से लॉगिन किया है तो दूसरे डिवाइस से उसका लॉगिन अलाउ नहीं होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोगों का स्टूडेंट जो है वो एक डिवाइस से उसने लॉगिन किया था, सपोज लैपटॉप से, उसका लैपटॉप अभी हैंग हो गया तो वो लॉग आउट भी नहीं हो पा रहा है और एग्जाम भी नहीं दे पा रहा है। सो अभी इफ ही ट्राइज टू लॉग इन फ्रॉम मोबाइल, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका सिचुएशन के हिसाब से तो बराबर, आपके कंडीशन जो आपने लिखे उसके हिसाब से तो बराबर है, बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेज कोई तो एक वे होना चाहिए कि जिससे वो अलाउ हो पाए, अदरवाइज वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा या फिर उसका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोई एक स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, सडनली अगर वो लॉग आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न कि उनका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वो जो उनका एग्जाम चल रहा है उसके बीच में वो बाहर हो गए एग्जाम के, वापस जब इंटरनेट आएगा तभी वो वापस एग्जाम में एंटर हो सकता है। तो अभी मैंने अगर आपको 2 आवर्स का टाइम दिया है और बीच में 15 मिनट या हाफ एन आवर सपोज आपका इंटरनेट का इशू आ गया, तो अभी आपके पास बचा कितना, 1.5 आवर। सो यहाँ पे अगेन सिचुएशन क्या है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ओनली 1.5 आवर टू स्टूडेंट। कंसिडर करेंगे कि ओके आप इतने हाफ एन आवर के लिए आप वाईफाई कनेक्शन आपका लूज हो गया था, तो अभी आपको ओवरऑल जो टाइम है वो इतना ही मिलेगा जितना बाकी सब स्टूडेंट को मिला है। सो ये भी हम लोग देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया कि कौन से सिचुएशन में आपका सिस्टम ने कैसे बिहेव करना चाहिए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका कनेक्शन कुछ भी हो, आपको 2 आवर्स का टाइम है, एग्जाम विल स्टार्ट एट 2 o'clock एंड विल एंड एट 4 o'clock,
उसके बीच में अगर आपका इंटरनेट का इशू भी आता है, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड यू विल नॉट बी गेटिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम देन ऑनवर्ड्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट हो जाता हूँ और वापस जब लॉग इन करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर का जो सिस्टम क्लॉक है उसके टाइम के मैं उसका टाइम जो है वो सर्वर टाइम से मैच करेगा, और वो दोनों का टाइम इज नॉट ग्रेटर देन 4 o'clock, तो मेरा एग्जाम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये हम लोग के क्या हो गए, कुछ सिचुएशन, कुछ हम लोगों ने कंसेप्ट जो लिखे हैं। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे कि ये जो कंडीशन हम लोगों ने डालने का बोल तो दिया है, बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब हम लोग डेवलप करेंगे, जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्वर को जब हम लोग ये बताएंगे या सर्वर को जब हम लोग ये वे में प्रोग्राम करेंगे, तो सर्वर साइड पे हम लोगों को कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, सर्वर साइड से कौन से सर्विसेज एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, जिससे ऐसे क्लॉक्स जो है वो हम लोग यूज़र एंड पे भी सिंक्रोनाइज कर पाए। बराबर है। अब देखो ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट कोई अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वो इंडिया के बाहर ही कहीं अटक गया है, वहां से वो लेक्चर अटेंड कर रहा है। सो अब क्या हो गया, दोनों का जो टाइम जोन है वो अलग अलग है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपका 2 o'clock को एग्जाम चालू होगा। सो जब यहाँ पे 2 o'clock है तो वो अगर कैलिफोर्निया में है तो वहाँ पे कोई दूसरा टाइम होगा। तो जब वो टाइम पे वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या देखना है, सर्वर जो है वो क्लॉक सिंक्रोनाइज, टाइम जोन सिंक्रोनाइज करके उसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, ये देखना पड़ेगा। सो ये सारे सिचुएशंस होते हैं, वो टाइम पे आपके पास टाइम प्रोटोकॉल और ऐसे सर्टन चीज़ें रहते हैं जो आपको एक्टिवेट करने पड़ते हैं, जिसको आपको सेटअप करना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए क्या बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत, उसके साथ में कौन से दूसरे यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दिया है, टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। सो अब टाइमिंग कंस्ट्रेंट में ये अगर एग्जाम का है तो ऐसा टाइमिंग कंस्ट्रेंट रहेगा, और अगर आपका सिंपल सॉफ्टवेयर है तो वो टाइम पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं सपोज पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, ATM है हम लोगों का, तो ATM जो है वो इट शुड नॉट टेक 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स जस्ट टू विड्रॉ मनी। अगर ऐसा होने लगा तो बहुत बार यूजर्स जो है वो फ्रस्ट्रेट होके चले जाएंगे। बराबर है। सपोज 5 मिनट अगर लग रहा है, मैंने मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, अब मशीन जो है वो एल्गोरिदम स्लो कंपाइल कर रहा है या जो भी रीज़न है, उसकी वजह से क्या हो गया, 5 मिनट लग गया। अब उसके पहले मैं वहां से ATM छोड़ के निकल गया, मुझे लगा कि ATM खराब है, और मेरे निकलने के बाद में दूसरा कोई आया और वो टाइम पे पैसा बाहर आया, तो मेरा तो लॉस हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपको अभी देखना है टाइमिंग कंस्ट्रेंट कैसे काम करेंगे। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर आपका कोई एक कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, अब वो जो आपका सिस्टम या हार्डवेयर है उसके प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। सो वो टाइम पे हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, क्या कंडीशन रहेंगे, ये सारे यहाँ पे दिए। देन आप जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन बना रहे हो उसका हर एक का एक डोमेन होता है। डोमेन मतलब एक वर्किंग एनवेलप होता है, एक वर्किंग एनवेलप होता है। जैसे जीमेल है तो जीमेल का मेन डोमेन क्या है, ईमेल सेंड रिसीव करना। उसके बाद जो आपको बाकी के जो फंक्शन देना है ना वो सारे एक्स्ट्रा है। सो आपको ये देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर का जो डोमेन है ना और उसके जो कोर फंक्शंस है, इट शुड वर्क प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल। वो अगर ढंग से काम कर रहे हैं, बाद में आप एक्स्ट्रा सर्विस या एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में देखो। अब देखो कि अगर जीमेल जो सेटअप प्रोवाइड कर रहा है उसमें उसके ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रहे प्रॉपरली, और उसके छोड़ के उसने बाकी के सब कुछ डाल दिया, गूगल हैंगआउट, Gtalk एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मतलब जो पर्पस के लिए मैं जीमेल पे आ रहा हूँ वही अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद आप 10 एक्स्ट्रा फंक्शंस उस पर दे दो, उससे मतलब नहीं बनता। गेटिंग प्लस उसके साथ में जो फंक्शंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको और स्मूथ करो टाइम टू टाइम, और परफॉर्मेंस उसका इंप्रूव करो, जो हम लोगों ने मेंटेनेंस वाला टॉपिक में पढ़ा था, परफेक्टिव मेंटेनेंस, जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का ट्राई करता है। ओके, अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट सिस्टम शुड डू। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, व्हाट सिस्टम शुड डू एंड डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सपेक्टेड यूजर एंड टाइप ऑफ सिस्टम वेयर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ सिस्टम क्या करेगा, हम लोगों ने डिफाइन किया है, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, चैटिंग, ये हम लोग का सिस्टम कर रहा है। बराबर है, सबसे सिंपल एग्जांपल। लेकिन वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग जो फैसिलिटी है ना वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब से हुआ, आप देखो जब से मोबाइल 4G कनेक्शन आया, 4G, फोर्थ जनरेशन इंटरनेट कनेक्शन जो हम लोग का आया है, तब से आपका वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी जो हम लोग ये गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, MS टीम जो चल रहा है, ये सारे उसके ऊपर बहुत स्मूथली अवेलेबल है, पॉसिबल है।
एज पर द IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं ये सेम चीज़ें अफ्रीका में प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे 4G अभी तक इतना एक्टिव नहीं है या 4G हर किसी को अवेलेबल नहीं है, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम क्या करेगा वो तो पता है हम लोगों को, लेकिन उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे और वो सॉफ्टवेयर को जो लेवल का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए वो नहीं है हम लोग के पास। सो क्या होगा, आपने कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहेगा वो काम नहीं करेगा। गेटिंग? सो यहाँ पे आपको वही वही बोला है, फंक्शनल। फंक्शनल में क्या आएगा, यूजर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हम लोग हाई लेवल स्टेटमेंट बताएंगे कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, और सिस्टम रिक्वायरमेंट में डिस्क्राइब करेंगे कि ये सब कुछ सिस्टम सर्विसेज को हम लोग डिटेल में कैसे प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए आपको क्या अलग से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कौन से अलग से दूसरे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे लाइब्रेरी सिस्टम का, बराबर है। अब यहाँ पे लाइब्रेरी सिस्टम में क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरफेस टू अ नंबर ऑफ डेटाबेसेस ऑफ एन आर्टिकल इन डिफरेंट लाइब्रेरीज। अब नॉर्मली आप देखो कि आपको गूगल क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट, आप जब अगर कुछ चीज़ गूगल करते हैं, जैसे अगर मैं गूगल कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो 10 अलग वेबसाइट के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बेस्ट आर्टिकल, नोट्स, वीडियोस, इमेजेस रहेंगे वो आपको फैच करके बताया देगा यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो भी क्या कर रहा है, एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। लाइक हम लोगों का एक कोई मुंबई यूनिवर्सिटी है, समझो मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना एक लाइब्रेरी सिस्टम बनाया। अब ये लाइब्रेरी सिस्टम क्या करेगा, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस है और उनके जो भी वर्चुअल लाइब्रेरी है वो सारे वर्चुअल लाइब्रेरी को एक सेंट्रलाइज लोकेशन से आपको एक्सेस करने का परमिशन दे रहा है। मतलब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सिस्टम से मिट्टी बाई का, दालमिया, तोलानी, हम लोग के रहेजा कॉलेज है, या फिर कीर्ति कॉलेज है, जो भी कॉलेजेस है वो सबका डेटाबेस जो है लाइब्रेरी, वो सबका जो लाइब्रेरी है वर्चुअल लाइब्रेरी, वो मैं एक लोकेशन से एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये हम लोग का यूजर का रिक्वायरमेंट हो गया। जब आप फंक्शनल मतलब आप जब टेक्निकली चीज़ें समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक ही लोकेशन से ये सारे लाइब्रेरी एक्सेस करना है, लेकिन आप देखो कि कोई एक कॉलेज का जो लाइब्रेरी होगा, वर्चुअल लाइब्रेरी जो बना है वो सपोज .NET में बना है, दूसरे कोई कॉलेज ने अपना वर्चुअल लाइब्रेरी जावा में बनाया है, तीसरा कोई कॉलेज है उसने अपना वर्चुअल लाइब्रेरी जो है वो सपोज PHP में बना है। सो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ किए हुए फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। उसके साथ में देर आर सम लाइब्रेरीज जो जिनका डेटाबेस जो है वो सपोज MySQL में बना है, कोई लाइब्रेरी का डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में बना है, किसी का लाइब्रेरी का डेटाबेस जो है वो ओरेकल डेटाबेस में है। सो अब देखो कि आपके पास अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस है और आपको मुंबई यूनिवर्सिटी को क्या करना है, वो सारे अलग अलग टाइप के जो डेटाबेस है जिसमें डेटा स्टोर्ड है उसको कोई एक सिंगल इंटरफेस पे प्रोवाइड करना है। सो अब ये चैलेंजिंग टास्क हो गया। आई होप समझ में आ रहा है आपको। सो पहले जब तक मैंने ये बोला कि हाँ ठीक है भाई, सेंट्रलाइज सारे कॉलेजेस का जो वर्चुअल लाइब्रेरी है वो एक लोकेशन से हम लोग एक्सेस करेंगे, बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब बनाने की ट्राई करेंगे तो वो टाइम पे वो इतना इजी नहीं है। और इसके लिए अभी आपको कौन सा टाइप का सर्वर लगेगा, एग्जैक्टली कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, एग्जाम्पल दिया है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट इम्प्रिसिजन। सो मैंने आपको जो बता दिया वो सेम यहाँ पे आएगा। यूजर्स शेल बी एबल टू सर्च आइदर ऑल द इनिशियल सेट ऑफ डेटाबेस और सिलेक्ट अ सबसेट फ्रॉम इट। जैसे मैंने क्या बोला है, हम लोगों ने मुंबई यूनिवर्सिटी से एक वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस कर रहे हैं जिसमें मुंबई के सारे कॉलेजेस के लाइब्रेरी वहाँ पे कनेक्ट होंगे और वहाँ से हम लोग मुंबई के सारे कॉलेजेस जो भी है उनके लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बोल तो दिया है, बट रियल में अगर आप देखेंगे, जब अगर इसको हम लोग को एक्सेस करना है ना, तो एक्सेस करने के लिए हम लोग के पास जो सिस्टम रिक्वायर्ड है, जिसमें अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग को कॉलेजेस प्रोवाइड हो रहा है उसके अंदर डेटाबेस जो प्रोवाइड हो रहा है कॉलेजेस से, वर्चुअल लाइब्रेरी जो प्रोवाइड हो रहा है उसमें मुझे सिर्फ सबसेट चाहिए एक डेटाबेस का। मतलब मुझे सिर्फ BSc IT रिलेटेड जो बुक्स है वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ इतना चाहिए, बराबर है। उसके साथ में
नेक्स्ट क्या बोला है, सिस्टम शेल प्रोवाइड। शेल हम याद रखो, जहां जहां पे हम लोग शेल वर्ड यूज कर रहे हैं ना, दैट इज अ कंपल्शन है, मतलब कंपलसरी ऐसा कुछ आना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, तब हम लोग शेल प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, द सिस्टम शेल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट व्यूअर्स, मतलब जो अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड कॉलेजेस में एडमिटेड स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं, अभी जो वहाँ पे जो अभी है जिन्होंने फीस भरा है वहाँ पे पढ़ने के लिए, वहाँ पे लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी फीस भरा है, दोज आर द वैलिड स्टूडेंट, दोज आर द अप्रोप्रिएट व्यूअर्स। बराबर है, अप्रोप्रिएट व्यूअर फॉर द यूजर टू रीड डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट स्टोर। सो वो कौन से, उसको आपको फैच आउट करके निकालना है। हर कोई अगर लाइब्रेरी डेटा एक्सेस करने लगा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। सो हर किसी को हम लोग लाइब्रेरी एक्सेस नहीं दे रहे, हम लोग बहुत लिमिटेड लोगों को ही लाइब्रेरी एक्सेस दे रहे। दैट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके आगे यहाँ पे देखो आपको और क्या बोला है कि एवरी ऑर्डर शेल बी अलोकेटेड अ यूनिक आईडी, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो ओके यहाँ पे अभी हम लोग एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं पता है, आपने डीबीएमएस में पढ़ा है नहीं पढ़ा आई डोंट नो, बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं टू नॉर्मलाइज द डेटाबेस, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे डीबीएमएस पढ़ेंगे, उसमें आएगा। अगर पढ़ा है, कुछ कंसेप्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हर एक टेबल में हर एक जो रिकॉर्ड है ना, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे आपके पास अगर एक ही यूज़र ने एक ही यूज़र है और वो यूज़र ने अगर 10 ऑर्डर भी दिए ना, तो हर एक 10 के 10 ऑर्डर का एक यूनिक आईडी प्रोवाइड होगा, और वो यूनिक आईडी से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से ऑर्डर प्रोसेस हो गए, मतलब डिलीवर हो गए सपोज प्रोडक्ट, कौन से ऑर्डर प्रोसेस में है और कौन से पेंडिंग है, वेटिंग में। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट्स इम्प्रिसिजन। इम्प्रिसिजन मतलब प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जब बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। ओके जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन क्या होगा, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोगों को रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है जो भी हम लोग के स्टूडेंट है वो सबका आप ऑनलाइन रिजल्ट जनरेट कर पाए वैसा आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। अब सुनने में समझने में बहुत सिंपल लगता है, जब आप लोग बनाने की ट्राई करेंगे तो आपके पास हर एक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट का इवेल्युएशन कौन से बेसिस पे होता है उसका इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि ओके बीएससी आईटी या बीएससी सीएस है तो उसमें थियरी पेपर आते हैं और प्रैक्टिकल्स आते हैं। अगर कॉमर्स है तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं आएंगे, सो वो टाइम पे इवेल्युएशन पैटर्न कैसे होगा। अब कॉमर्स के अंदर ही अगर बैफ है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, या बीएमएस है, बिजनेस मैनेजमेंट वाला जो हम लोग का स्टडीज आता है वो है, मास मीडिया है, बीएमएम है, तो वो टाइम पे अगेन इनके इवेल्युएशन जो है वो क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। तो जब आपको एक कंबाइन, एक प्रॉपर, बहुत प्रॉपर वे में अगर एक रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम अगर बनाना है तो वो टाइम पे हर एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। अगर स्कूल है तो उसका बहुत सिंपल रहेगा कि सारे स्टूडेंट जो है उनके सेम सब्जेक्ट है, 9th है, 10th है या 7th है, 5th जो भी स्टैंडर्ड है, तो सारे स्टूडेंट कोई एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में रहेगा और इवेल्युएशन पैटर्न जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हम लोग अगर कॉलेज की बात करते हैं तो कोर्स टू कोर्स इवेल्युएशन पैटर्न जो है वो चेंज होगा, और ये जो चेंजेस होंगे उसके बेस के ऊपर उनका जो ग्रेडिंग पैटर्न होगा वो भी चेंज होगा। सो यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट इम्प्रिसिजन का मतलब होता है कि आपको जो एक चीज़ बोला है वो सुनने में समझने में इजी लगता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली डेवलप करना चालू करते हैं तो आपको 10 कन्फ्यूजन आता है। वो 10 कन्फ्यूजन ना आए ना, वैसा कोई आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सो एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, एम्बिग्युअस रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, बराबर है, जिसको आप अलग वे में इंटरप्रेट कर रहे हो और डेवलपर और यूज़र अलग अलग वे में इंटरप्रेट कर रहा है, और यूज़र का बोलने का मतलब अलग था, डेवलपर का समझने का मतलब अलग हो गया। सो इससे क्या होगा कि यूज़र ने बोला कुछ और डेवलपर ने बनाया कुछ और, ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओके यूज़र ने बोला कि व्हाट्सएप टाइप एक फैसिलिटी जो है, चैटिंग फैसिलिटी हम लोगों को रिक्वायर्ड है इन आर एप्लीकेशन,
अब यूजर ने बोला व्हाट्सएप टाइप, तो डेवलपर ने क्या समझा कि ओके व्हाट्सएप के अंदर वॉइस, वीडियो कॉलिंग और चैटिंग तीनों फैसिलिटी है, तो हम लोग भी तीनों फैसिलिटी डालेंगे। जबकि यूजर ने बोला ही नहीं कि उसको वीडियो या वॉइस कॉलिंग चाहिए, सिर्फ चैटिंग फैसिलिटी के लिए उसने एग्जाम्पल दिया था। अब वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो उसको नहीं पता है। गेटिंग? सो ये क्या हो गया, दिस इज द प्रॉब्लम कि जहाँ पे हम लोग यूजर जो है वो प्रॉपरली समझा नहीं पा रहा है, या यूजर जो समझा रहा है डेवलपर अलग वे में समझ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वे में इनपुट गैदर करते हैं या रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। अब अप्रोप्रिएट व्यूअर्स क्या बोला है यहाँ पे, कंसिडर द टर्म अप्रोप्रिएट व्यूअर। यूजर इंटेंशन, यूजर इंटेंशन क्या है, दैट स्पेशल पर्पज व्यूअर फॉर ईच डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप। अलग अलग टाइप के जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेशल पर्पज व्यूअर होना चाहिए। लाइक अगर आपको डेटाबेस से टेबल बनाना है तो एक अलग प्रॉपर व्यू ढंग का होना चाहिए जिसमें वो सारा टेबल का डेटा वापस टेबल में ही प्रॉपरली आपको पता चले। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इतने बड़े टेबल्स देख के मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन से स्टूडेंट, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट है जो 60% या फर्स्ट क्लास से पास हुए, कितने स्टूडेंट है जो सेकेंड क्लास लेके आए। सो वो टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि आप जो डेटाबेस में से टेबल फैच आउट कर रहे हो उसके लिए आप यूज़र को या व्यूअर को बार ग्राफ या पाई चार्ट वे में चीज़ें रिप्रेजेंट करो जिससे उसको समझने में और ईजी पड़े। सो यहाँ पे क्या है, यूजर इंटेंशन अलग है और डेवलपर उसको जो वे में इंटरप्रेट कर रहा है वो अलग हो गया, और उसकी वजह से फाइनल आउटपुट भी अलग हो जाएगा। अब डेवलपर जो है वो उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है ना उसके लिए क्या करेगा, वो सारे कंटेंट, सारे वो डॉक्यूमेंट बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, रिक्वायरमेंट्स, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कंसिस्टेंटली आपके जो पैटर्न में आप रिक्वायरमेंट दे रहे हो ना वो ही पैटर्न में दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आके आप बोल रहे हो कि हम लोगों को एक वेबसाइट बनाना है जिसपे हम लोग अपने कॉलेज में डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करेंगे, नया बनाएंगे, और उसके बाद में वो सर्वर के ऊपर ये टाइप का डेटा रहेगा। दूसरे दिन आप आ रहे हो कि हाँ बाकी के सब चीज़ें तो ठीक है लेकिन हम लोग अपना खुद का सर्वर नहीं बनाने वाले हैं, हम लोग ये सारे डेटाबेस को क्लाउड पे डालेंगे। अब क्या हो गया, स्टार्टिंग में आप अगर सर्वर सेटअप करने वाले थे तो मैंने वहां पे कोई क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्ट ऐड किया नहीं प्रोजेक्ट में। अब सडनली आके आप बोल रहे हो कि हम लोग सर्वर सेटअप करना हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, हम लोग के पास इतना स्पेस नहीं है, सो अभी हम लोग क्लाउड पे डाल रहे हैं। तो आप जब अपने डेटाबेस को क्लाउड पे डालोगे तो वो इतना सिंपल या इजी नहीं होगा। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम या आपके सर्वर के लिए, डेटाबेस सर्वर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव सूटेबल है, गूगल ड्राइव सूटेबल है या आई क्लाउड सूटेबल है, और उसके हिसाब से मुझे वापस ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एफिशिएंसी किसका बेटर है। वो क्लाउड फैसिलिटी सिलेक्ट करके फिर मैं उसके ऊपर वापस क्लाउड ऐप डेवलपमेंट का काम करूंगा। एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है जैसे अगर आप अगर अमेजोन सॉरी माइक्रोसॉफ्ट देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का अजर नाम का सर्विसेज है, अजर नाम से सर्विस चलाते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके क्लाउड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीटनेस मतलब क्या होगा, सारे जो यूजर्स है, सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय ऑल द यूजर्स शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली। कंसिस्टेंसी क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है, कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। आज आके आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कल आके वापस आप चेंज कर रहे हैं। सो आपको बोलने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन मुझे बनाने में टाइम लगेगा। और जो आप कुछ अगर ऐसा चीज़ बोल रहे हो जैसे अभी मैंने बताया, तो उसमें आपको बोलने में क्या हुआ, आपने क्या बोला कि पहले सर्वर सेटअप करने वाले थे अब क्लाउड पे डाल रहे हैं। फ़र्क कितना पड़ा, फ़र्क डेवलपर को पड़ा है क्योंकि अभी आप डेटाबेस से डायरेक्ट स्विच होके क्लाउड पे जा रहे हो। तो पहले मैंने जो डिज़ाइन बनाए थे, पहले मैंने जो चीज़ें प्रोसेस किए थे, या पहले मैंने जो भी सारे चीज़ों का एक क्या बोलेंगे हम लोग कि हम लोगों ने जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उसमें हम लोग सर्वर सेटअप, सर्वर के साथ कनेक्शन कैसा होगा वो बनाया था। अब सडनली आपके रिक्वायरमेंट में क्या हो गया, चेंज आ गया। अभी आपको क्या चाहिए, क्लाउड चाहिए। तो आप देखो कि आपके रिक्वायरमेंट में कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि क्लाउड एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, सडनली ये नया रिक्वायरमेंट आ गया। सो अब अगर ऐसा नया रिक्वायरमेंट आ गया है और अगर मैं वाटरफॉल मॉडल या फॉलो कर रहा हूँ, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस स्टार्ट से पूरा प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा। गेटिंग? क्लाउड एप्लीकेशन क्या होता है? क्या क्या? क्लाउड एप्लीकेशंस
क्लाउड एप्लीकेशन जैसे हम लोग गूगल ड्राइव के ऊपर कोई आपके बैकअप जाता है ना मोबाइल ऐप से, आपने देखा रहेगा, यस मैम, यस मैम। वो क्लाउड एप्लीकेशन होगा। सो अभी वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इतना सिंपल नहीं होता है, हम लोग यूज कर लेते हैं जैसे आप देखो कि आप जीमेल के थ्रू जब कोई एक अटैचमेंट सेंड करते हो ना, तो आपका अटैचमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे अपलोड होता है, और वो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट का लिंक आपके ईमेल के साथ जाता है, वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं जाता है। आपने अगर कभी नोटिस किया रहेगा, आप अगर 5-10 अगर डॉक्यूमेंट अगर जीमेल से अगर सेंड करते हो ना, तो वो डॉक्यूमेंट जब आप अटैच करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जीमेल अकाउंट के साथ में जो 15 GB गूगल ड्राइव पे फ्री स्पेस मिलता है ना, वो स्पेस के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, और वहां से जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो आपके ईमेल के साथ में जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते। तो ये क्या हो गया, इसने क्या किया उससे ये स्पेसिफिक पॉइंट से आपका जो एप्लीकेशन है वो फास्ट हो गया। पहले हम लोग जब गूगल ड्राइव या क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं करते थे, तो तकलीफ क्या होता था कि जब मैं अगर कोई एक ईमेल भेज रहा हूं जिसमें सपोज 25 MB जितना अटैचमेंट है, उससे ऊपर का तो अटैचमेंट अलाउड भी नहीं था तभी। तो 25 MB मतलब बहुत बड़ा अटैचमेंट हो गया। हम लोग के इंटरनेट कनेक्शन भी वो टाइम पे ऐसे MBs में नहीं आते थे, ठीक है। जितना आज हम लोगों को 10 Mbps 20 Mbps स्पीड जो मिलता था उतना नहीं मिलेगा। आपके पास मैक्सिमम जो स्पीड है वो सबसे पहले तो या तो आपको मिलेगा 1 Mbps का, बराबर है, या उससे भी कम मिलेगा। अब इतने स्पीड के ऊपर आपने 25 MB का अटैचमेंट ईमेल में ऐड किया है, वो अटैचमेंट आप सेंड कर रहे हैं, तो ये 25 MB जाने में टाइम लगता है, और सामने वाले को ये सेम ईमेल मिलने में कभी कभी हाफ एन आवर 1 आवर लग जाता है। और अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आप बहुत बार अगर ये अटैचमेंट ट्राई भी करोगे तो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, क्लाउड फैसिलिटी जीमेल लेके आया, और वो सेम क्लाउड फैसिलिटी आजकल हम लोग भी अलग अलग अपने मोबाइल ऐप पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका काम जो है वो और सिंपल हो जाए। जैसे अगर मैं अपना फिजिकल सर्वर अगर बना रहा हूँ, तो फिजिकल सर्वर बनाने का मेन पर्पस क्या है, डेटाबेस सर्वर बनाने का, कि मेरा डेटाबेस सपोज 2 TB 10 TB का हो गया, तो वो 10 TB का मैं अलग से एक कंप्यूटर के ऊपर उतना हार्ड डिस्क रखूंगा, और वो सारे हार्ड डिस्क में आपका 10 TB डेटाबेस जो है वो स्टोर होगा। तो आप जब कभी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में से डेटा फैच होगा, ढूंढेगा, वो फैच होगा और यूज़र को प्रेजेंट होगा। अब जब आप अगर अपना अलग से ऐसा सर्वर सेटअप करेंगे, तो आपको एक सर्वर रूम लगेगा जिसके अंदर आप ये कंप्यूटर रखेंगे, जिसके साथ में अगर 10 TB अगर डेटा है, मतलब एक हार्ड डिस्क से तो आपका काम नहीं चलेगा, यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 4 to 5 हार्ड डिस्क, बराबर है। बड़े बड़े साइज के 2 TB के भी है तो एटलीस्ट 5 हार्ड डिस्क आपको लगेंगे, तो आप एक्सटर्नली वो 5 हार्ड डिस्क रखेंगे, और वो एट अ टाइम जहाँ पे भी आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट पढ़ा था कि जो भी हार्ड डिस्क आप यूज़ करेंगे वो एक्टिव होगा, उसमें से डेटा फैच होगा। अब देखो कि यहाँ पे तकलीफ कितना आ रहा है आपको, अगर इतना पावरफुल सर्वर अगर रिक्वायर्ड है तो उसके साथ में कोई ना कोई सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ेगा वहाँ पे, जो 24/7 वो सर्वर पे काम करेगा या उसको मैनेज करेगा, देखेगा। अब एक बंदा तो 24/7 बैठ नहीं सकता है, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 लोग तो ज़रूरत पड़ेंगे, और अगर 2 में से कोई एक नहीं आता है तो बैकअप में, और मतलब आप समझ लो 3 से 4 तो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। उसके साथ में आपके सर्वर पे कुछ फेलियर आ गए तो उसके आपके चार्जेस अलग, आपको सर्वर को ठंडा रखना है तो AC लगाना पड़ेगा, वो चार्जेस अलग, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके चार्जेस आ रहे हैं, ये सब हो गया। अब ये सब कंसिडर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। उसके जगह पे मैं क्या बोलूँगा, यही 10 TB जो स्पेस है ना, ये मैं गूगल ड्राइव पे रेंट पे ले लूँगा। तो गूगल ड्राइव मतलब गूगल जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे, सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट हो जाएगा। सो मेरा मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो तो ऐसे ही अचीव हो गए, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फोकस किस पे कर सकता हूँ, डायरेक्टली मेरा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर, क्योंकि डेटाबेस सर्वर जो है वो कहाँ पे गया, गूगल ड्राइव पे, क्लाउड पे चले गया, और बाकी अभी उस पर सिक्योरिटी और जो भी दूसरे फंक्शंस जो है वो गूगल के साइड से ऑटोमेटिक, जैसे जीमेल पे आपको प्रोवाइड होता है वैसे ही मुझे मेरे डेटाबेस पे भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और उससे भी थोड़े एक्स्ट्रा फंक्शंस फैसिलिटी प्रोवाइड होंगे। ये हम लोग का मेन पॉइंट रहता है।
सो ये अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट हो गए, मतलब रिक्वायरमेंट शुड नॉट हैव अ कन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नॉन फंक्शनल क्या बता रहा है, रिलेटेड टू एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रेंट्स। एमर्जेंट प्रॉपर्टीज आर रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अभी हम लोग जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मुझे क्लाउड सपोर्ट चाहिए डेटा बैकअप करने के लिए, लाइक गूगल ड्राइव के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के ऊपर मेरा डेटा का बैकअप रहेगा या मेरा डेटाबेस सर्वर रहेगा, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी चाहिए, ये सब हम लोग नहीं बोलेंगे, ये तो है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग ये पॉइंट पे फोकस करेंगे कि जब ये सारे फैसिलिटीज एक साथ अगर 100 लोग यूज करेंगे तो आपका सिस्टम कितना फास्ट या स्लो काम कर रहा है। 500 लोग यूज कर रहे हैं तब वो कितना फास्ट या स्लो काम कर रहा है, राइट। जैसे समझ लो कि एग्जांपल अगर हम लोग ले कि मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिस्प्ले करने का जो सिस्टम है, आप देखो कि जब कभी रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, रिजल्ट अनाउंस होते हैं, उनका साइट जो है वो हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, बराबर है, 404 एरर आपको दिखने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, रिलायबिलिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मतलब पूरे साल तो आपका वेबसाइट बहुत ढंग से चल रहा है, लेकिन जब सब लोग उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं वो टाइम पे उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो या तो बहुत स्लो हो जाता है, बिकॉज एक साथ 10,000 लोग एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, 5,000 लोग एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, और या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखता है ना। सो रिलायबिलिटी क्या हो गया, रिलायबिलिटी बहुत पुअर हो गया इसमें, बिकॉज द डेटा शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बाद में मेरा रिजल्ट मिलने के बाद में आपका वेबसाइट कितना भी फास्ट कितना भी स्मूथ चलते रहेगा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं रिलायबिलिटी कौन से बेसिस पे जज करूंगा, जब मेरा रिजल्ट मुझे देखना था वो टाइम पे अगर वो मेरा रिजल्ट आपने बता दिया मुझे विदाउट मच डिले, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत टाइम फास्ट काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज़ हाउ वी डिफाइन अ रिलायबिलिटी। स्टोरेज रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला कि हम लोग के पास अलग से सर्वर सेटअप करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ग्रीन कंप्यूटिंग में आपने पढ़ा है। सो वो सेम यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि अलग इतना मेहनत करने से बेटर है कि मैं गूगल ड्राइव या वन ड्राइव के ऊपर उतना स्पेस रेंट पे ले लूँ और वहाँ पे मेरा पूरा सर्वर सेटअप हो जाएगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, अगर वन ड्राइव पे सेटअप करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट का टेक्निकल टीम मुझे हेल्प करेगा, गूगल ड्राइव पे सेटअप करूँगा तो गूगल का जो टेक्निकल टीम है वो मुझे हेल्प करेगा। सो बहुत ज़्यादा काम मेरा ईजी हो जाएगा वहाँ पे। सो ये आपको ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके साथ में हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रोसेस रिक्वायरमेंट में ऑल्सो भी स्पेसिफाइड इन अ पर्टिकुलर केस सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज़ करेंगे, डेवलपमेंट मेथड कौन सा यूज़ करना है। डेवलपमेंट मेथड मतलब SDLC हम लोग का आगे का टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या डेवलपमेंट मेथड की बात कर रहे हैं। लाइक वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, दिस आर द डिफरेंट मॉडल्स और मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल के लिए सिर्फ याद रखो, इसके बाद का टॉपिक है वो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बी मोर क्रिटिकल देन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बराबर है, क्योंकि फंक्शन में तो आप बता रहे हो कि आपको क्या क्या फंक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन वो फंक्शन कितना रिलायबल वे में, कितना फास्ट वे में चलना चाहिए और वो कभी चलेगा, ये किससे डिफाइन होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके मुझे एक बहुत फास्ट गेम अपने मोबाइल पे खेलना है और उसके साथ में मुझे मतलब सपोज कंटिन्यूसली मुझे बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो अभी ये मैंने मेरे फंक्शन बता दिए कि मैं क्या फंक्शन करने वाला हूँ मेरे मोबाइल पे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर गेम खेलना है तो एटलीस्ट स्नैपड्रैगन या ये कोई आपका प्रोसेसर होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 8 GB रैम मोबाइल में होना चाहिए, तब आपके गेम्स जो है वो स्मूथ चलेंगे। इतने सारे गेम्स जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास उतना इनबिल्ट स्टोरेज होना चाहिए। ये सारे गेम्स अगर इंटरनेट से चल रहे हैं तो आपके पास 4G फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास सारी चीज़ें एक्सेप्ट 4G इंटरनेट कनेक्शन, देन आप देखो कि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो मोस्ट ऑफ आपके जो भी गेम्स आज के टाइम में आते हैं वो ऑनलाइन चलते हैं, तो आपका मेन जो पर्पस है वही क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी उसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। फंक्शंस क्या है ये तो यूज़र ने बता दिया
लेकिन वो फंक्शंस आप प्रोवाइड कैसे करेंगे और उसके लिए क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कौन से एक्स्ट्रा सर्विसेज लगेंगे, ये आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का टाइप है। जैसे यहाँ पे देख लो, अभी ध्यान से ये डायग्राम देखो, पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, देन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, तीन चीज़ें। तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसका मेन यूजिबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली क्या पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर कॉलेज सिस्टम है तो मैं रिजल्ट जनरेशन के लिए, एडमिशन के लिए, प्रोफेसर का सैलरी के लिए, स्टूडेंट का फीस पे हुआ नहीं हुआ है ये काम के लिए यूज़ करूँगा, डिफ़ॉल्टर लिस्ट जनरेट करने के लिए यूज़ करूँगा। सो मतलब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि क्या क्या काम के लिए, क्या क्या पर्पज़ के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि कैसा परफॉर्मेंस मिलना चाहिए हम लोगों को, बराबर है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हूँ तो जब मैं पेपर एक्सेस करने की ट्राई करूँगा, आपने सपोज इंटरनल के पेपर है, आपको 20 मिनट्स ही मिला है। अब सॉफ्टवेयर चालू होने में या वेबसाइट पे आपको पेपर मिलने में अगर 2-3 मिनट 5 मिनट चले गए और सबमिट करने में 5 मिनट चले गए, तो आपका 20 में से 10 मिनट या 5 मिनट तो ऐसे ही चले गया। तो वो क्या हो गया, परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो गया, मतलब रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है। और वो क्यों है, बिकॉज आपका सर्वर ओवरबर्डन, ओवरलोड हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ों पे फोकस करना है कि आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसका परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन करेंगे। दूसरी बात, आप कितना डेटा स्टोर करने वाले हैं, तो कितने बड़े डेटाबेस सर्वर्स की कितना स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी दो वर्ड से हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। रिलायबिलिटी इक्वल टू क्या रहेंगे, दो चीज़ें रहेंगे, टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर। टाइम बिटवीन टू फेलियर शुड इंक्रीज, मतलब अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंटली हम लोग को फेलियर्स जो आ रहे हैं ना वो वीकली बेस पे या मंथली बेस पे एक आध फेलियर आपके सॉफ्टवेयर में आ रहा है। मतलब बार बार आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा होता है कि हर मंथ एक बार तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है कि फेलियर कभी आ रहा है, मंथली बेस पे आ रहा है। तो अब आप अपने सिस्टम को थोड़ा ये वे में प्रोग्राम करो जिससे अभी ये जो फेलियर जो मंथली आ रहा है ना इसको क्वार्टरली कर दो। मतलब अभी पहले एवरी मंथ एक ना एक फेलियर आ रहा था, अभी 3-4 महीने में एक आध बार कोई फेलियर आ रहा है। तो क्या हो गया, आपका सिस्टम का रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ गया। मैं अभी ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ आपके सिस्टम के ऊपर क्योंकि बार बार फेल नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपका सॉफ्टवेयर फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, तो उसके बाद रिकवरी जो है ना वो फास्ट होना चाहिए। सो मैंने क्या बोला, टाइम बिटवीन फेलियर शुड इंक्रीज एंड टाइम टू रिकवर शुड डिक्रीज, ये पॉइंट लिख के रखना। रिलायबिलिटी का मतलब टाइम बिटवीन फेलियर शुड इंक्रीज एंड टाइम टू रिकवर शुड डिक्रीज, मतलब रिकवरी टाइम जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। पहले अगर मंथली बेस पे जब मेरा सॉफ्टवेयर फेल हो रहा था, क्रैश हो रहा था पूरा, तो वो टाइम पे वापस मैं सपोज मैं स्टूडेंट का एडमिशन कर रहा था और सडनली मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। तो अभी स्टूडेंट्स आप देखो कि जब एडमिशन काम टाइम होता है तो आप ऑफिस के बाहर कितना बड़ा लाइन लगता है ना, सारे स्टूडेंट एक साथ एडमिशन के लिए अप्रोच करते हैं। अब इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है स्टूडेंट का जिसमें BSc IT, कॉमर्स, साइंस सब स्टूडेंट साथ में, ये लाइन लगा हुआ है और बीच में आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो गया एंड नाउ इट शोइंग वेटिंग टाइम फॉर लाइक 15 मिनट्स। तो आप देखो 15 मिनट आपका कंप्यूटर वापस रिकवर होने को लेगा, बाकी के स्टूडेंट इतने जो वेट है और वो उतने 15 मिनट में लाइन और बढ़ जाएगा। गेटिंग, सो ये सबको ट्रबल कर रहा है। सो टाइम टू रिकवर शुड क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। मतलब पहले अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होने के बाद में 15 मिनट अगर रिकवर होने को लगा रहा था तो अभी इट शुड टेक 10 मिनट्स, और मैंने उसको बेटर बनाने की ट्राई की तो अभी वो 10 मिनट ले के जगह पे 5 मिनट ले रहा है, देन 2 मिनट ले रहा है। देन ऐसा एक स्टेज आएगा जब विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड आपका सॉफ्टवेयर वापस क्रैश होके रिकवर भी हो जाता है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिलायबिलिटी। फेलियर्स मिनिमम होने चाहिए और रिकवरी होगा उतना फास्ट होना चाहिए। पोर्टेबिलिटी, मैं चाहे उसको कंप्यूटर पे एक्सेस करूँ, मोबाइल पे एक्सेस करूँ या कोई भी दूसरे प्लेस पे एक्सेस करूँ, इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनी ब्राउजर विथ विच इज़ इंटरनेट कनेक्टेड, ये आपका पोर्टेबिलिटी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे, कहाँ पे हम लोग को एग्जैक्टली डिलीवर करना है।
डिलीवरी रिक्वायरमेंट कभी करना है, कहाँ पे करना है। डिलीवरी जो है वो बहुत प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। अगर ये टाइम के जो स्टूडेंट आने वाला है, या सपोज हम लोगों ने बोला है कि इस बार का जो फाइनल एग्जाम है वो एग्ज़ाम हम लोगों को ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है, तो आपका डिलीवरी रिक्वायरमेंट है। डिलीवरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम आपका सॉफ्टवेयर अगर 1000-2000 स्टूडेंट को एक साथ ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने दे और वो सारे एग्जाम स्मूथली हो जाए बिना आपका सॉफ्टवेयर अटके या क्रैश हुए। बिकॉज 2000 स्टूडेंट अगर आपका सॉफ्टवेयर पे या आपका वेबसाइट यूज़ करके एग्जाम दे रहे हैं और आपका वेबसाइट अगर क्रैश हो गया, मतलब 2000 एग्जाम क्रैश हो गया, कॉलेज का पूरा एग्जाम जो है वो सेटअप बिगड़ गया। अभी आपने पेपर तो स्टूडेंट को दे दिया है, सो आपका वेबसाइट क्रैश हो गया, तो जब वो वापस सेटल होता है, सारे स्टूडेंट वापस जब लॉग इन कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को एग्ज़ाम एंड कब करना है, और इतना टाइम जो स्टूडेंट ने पेपर देख लिया है, तो उसके बाद में अभी जो एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, वो खुद से दे रहे हैं या किसी को पूछ के दे रहे हैं, कॉपी करके दे रहे हैं, ये कुछ हम लोगों को आइडिया नहीं है। तो इसके लिए डिलीवरी रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम लोग बनाएंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवीजन, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर कॉलेज है तो कॉलेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 4 पार्ट में, 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया, फिर उसके सब मॉड्यूल बनाए, फिर उसके सब मॉड्यूल बनाए। इट्स लाइक दैट। और स्टैंडर्ड क्या लेवल का स्टैंडर्ड या क्वालिटी होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास अभी कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो उसका जो स्टैंडर्ड है, उसके स्टैंडर्ड के साथ में आपका सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड जो है वो मैच होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड मैच करना कोई इजी बात या ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने देख लिया कि यहाँ पे ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये स्क्रीन है, यहाँ पे अगर मैं डेटा प्रोसेस करने डाल रहा हूँ तो इतने टाइम में वो प्रोसेस करके दे रहा है, यहाँ पे भी वो इतने टाइम में दे रहा है, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग स्टैंडर्ड मैच करेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं देखूंगा कि 10,000 स्टूडेंट का डेटा जब मैं पुराने सॉफ्टवेयर पे लोड कर रहा था तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो रहा था। अब जब वही 10,000 स्टूडेंट का डेटा को मैं यहाँ पे नए सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, गेटिंग। अगर फेलियर हो रहा है तो अपना सिस्टम खुद को कैसे संभाल रहा है, ये सब आएगा। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में इंटरऑपरेबिलिटी आएगा। मतलब इट माइट पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट जो है वो एप्पल का कंप्यूटर यूज़ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी के पास उबंटू है अपने इस कंप्यूटर के ऊपर, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये सबके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए। मतलब आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके एग्ज़ाम दो, प्रोफेसर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके मार्क्स अपलोड करे, सर्वर को ये सबके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी देने आना चाहिए। जैसे प्रोफेसर ने बोला है कि आपको एक असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट करना है। अब मैंने वो जो आपको टास्क असाइन किया है वो विंडोज़ 10 से दिया है। आप जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो वो सपोज आप मैक से कर रहे हो, एंड्रॉयड अपने डिवाइस से कर रहे हो, या फिर iOS आपके पास टैबलेट है उसमें iOS OS है उससे कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम लोग लिनक्स बेस्ड कोई OS से कर रहे हैं। सो अब क्या हो गया, ये सब अलग अलग लोकेशन से आप प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हो। मैंने असाइनमेंट देने के टाइम पे ये नहीं बोला था कि आप अपलोड स्पेसिफिकली या ज़रूरी है कि आपको विंडोज से ही अपलोड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ इंटरऑपरेबिलिटी। अलग अलग डिवाइस के बीच में ऑपरेशन स्मूथ होना चाहिए अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म के साथ। एथिकल रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। यूट्यूब है, पायरेटेड चीज़ें अलाउ नहीं करता है। एथिकल रिक्वायरमेंट लेजिस्लेटिव, आप देख लो कि इंडिया में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर गूगल के ऊपर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल या क्लिनिक है जो सोनोग्राफी टेस्ट करता है तो उसके एडवर्टाइजमेंट वो गूगल पे नहीं दे सकता। अगर देता है तो गूगल को वो एड्स को बैन करना पड़ेगा एज पर द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ IT मिनिस्ट्री बेसिकली। सो प्राइवेसी लेवल क्या होगा, जैसे फेसबुक अपना प्राइवेसी लेवल हैंडल करता है, आपको बताता है, अपडेट करता है। तो आपका डेटा कहीं ना कहीं अगर प्राइवेसी स्टेटमेंट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप वहाँ पे उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। देन सेफ्टी, दैट इज़ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर कितना सेफ है। आप देखो कि आप ऑनलाइन बैंकिंग जब यूज़ करते हैं और 5 मिनट के लिए अगर आप अपने अकाउंट में कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते तो आपका अकाउंट जो आपका आप जो डिवाइस पे लॉगिन रहता है ना ऑनलाइन बैंकिंग में, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। सो दिस आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये एक डायग्राम याद रखो और इससे आपका 5 मार्क का पूरा आंसर हो जाएगा।
और वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं अभी। सबसे पहले नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बोला है, लाइक यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा। यूज़र इंटरफेस शेल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंपल HTML विदाउट फ्रेम्स और जावा एप्लेट्स। हम लोग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने क्या बोला है कि यूज़र इंटरफेस जो है वो हम लोग फ्लैश में बनाएंगे या HTML यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट के साथ में, जे क्वेरीज ऐड करेंगे उस पर, क्या क्या चीज़ें रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो अगर मैं ये हो गया डेटाबेस में कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाऊंगा, बाकी का मेरा जो एल्गोरिदम होगा वो मैं कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करके बताऊंगा, वो रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में एग्जैक्टली हम लोग क्या बताएंगे कि कौन से हम लोग के स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट को हम लोग कौन से टाइप का लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, कैसे वे में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे वे में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। ये अपने कॉलेज जो है वो अपने रूल्स बताएगा। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में क्या बोला है कि आपका प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, कोई भी तीसरा बंदा बाहर से आके स्टूडेंट का प्रोफाइल एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट शुड नॉट बी द केस। अब प्रॉब्लम क्या रहता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग के पास गोल स्पेसिफाइड नहीं रहता है। गोल हम लोगों ने किस में बताया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, कि मैंने बोला है कि ओके मुझे मेरा जो डेटाबेस है वो क्लाउड पे ही डालना है, मैं फिजिकल सर्वर के ऊपर मेरा डेटाबेस सेटअप नहीं करूँगा, ये मेरा गोल हो गया। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मतलब यहाँ पे समझ लो कि हम लोग गोल बता रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करना है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कार लेना है, लेकिन नॉन फंक्शनल में क्या बोलेंगे कि भाई कार लेना तो है लेकिन अभी आपको 10 लाख का कार लेना है तो उसके लिए मेहनत कितना करना पड़ेगा, सेविंग कितना करना पड़ेगा, अभी आपका जॉब कितना है तो उसको आपको कितने से बढ़ाना पड़ेगा, ये सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएंगे। ठीक है, गोल हम लोग बिना सोचे बना लेते हैं, देन वो गोल पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं। कभी कभी ये होता है कि गोल हम लोग बना लेते हैं और जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में देखते हैं तो आपको वहाँ पे फिर पता चलता है कि कहीं ना कोई मिस्टेक है कोई, या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग समझ नहीं पाए। जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मैंने बोला कि ओके ये XYZ कार अगर लेना है तो आपको 2 साल तक इतना पैसा बचाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये टाइप का जॉब करना पड़ेगा। अब वहाँ पे मैंने ये अज्यूम नहीं किया था वो टाइम पे कि बाद में ये जो कार है वो इतना महंगा हो सकता है 2 साल में, या इसका अपडेटेड वर्जन आ सकता है, ये सारी चीज़ें देखे ही नहीं थे हम लोगों ने। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोल में क्या बोला है, इंटेंशन ऑफ अ यूज़र, कि आपको ईजिली कुछ चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, स्मूथ रिकवरी आना चाहिए अगर कहीं पे कोई फेलियर हो रहा है तो ये सब आएंगे। अब कभी कभी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉपर रहेगा, आपको क्लाउड सपोर्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अपने एप्लीकेशन के साथ में, ये जब हम लोग प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं ना तब बहुत बार जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपको जो एक प्लेटफॉर्म रेडी चाहिए रहता है वो मिल नहीं पाता है। देन वेरीफाइबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ स्टेटमेंट यूजिंग सम मेजर दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड, गोल्स आर हेल्पफुल टू डेवलपर्स एज दे कन्वे द इंटेंशन ऑफ द सिस्टम यूजर्स। तो डेवलपर को तो पता चल जाएगा गोल समझ के कि भाई यूजर ने क्या रिक्वायरमेंट दिया है, यूजर के जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द गोल। अब वो गोल को अचीव करने के लिए जब यूजर अपने साइड डेवलपर अपने साइड पे डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके साइड पे कंप्यूटर्स बहुत हाई एंड है, इंटरनेट बहुत फास्ट है, तो उनके पास तो ये चल गया। यूजर के पास इतना स्मूथ सिस्टम्स या कंप्यूटर्स नहीं है ना, तो वहां पे दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubt? Anyone, any doubt? Sir, very playable. What is very playable non-functional? वेरीफाइबल है। वेरीफाइबल मतलब जिसको, Verifiable. Okay. हाँ मतलब जिसको मैं वेरीफाई कर सकूँ। वेरीफाइबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है हम लोगों को
एक अगर कार खरीदना है तो उसके लिए 10 लाख चाहिए, तो मैं वहाँ पे वेरीफाई कर सकूँ कि हाँ ये कार का ये मॉडल जो है वो 10 लाख का ही है, इंडिया में वो इतना ही होगा, ऑन रोड मुझे इतने में ही मिलेगा, ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ क्या, वो देखेंगे हम लोग। तो अगर मैंने बोला है कि अगर हम लोग का गोल है जिसमें हम लोगों को एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, तो अब यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है तो मिनिमम सर्वर कैपेसिटी क्या होना चाहिए, हम लोग जो डेटाबेस बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ आने चाहिए, कितने लोग एक साथ कितने टाइप के यूज़र्स एक साथ उसके ऊपर लॉगिन करेंगे, और वो जो भी लॉगिन करेंगे उनका टाइम हम लोग कैसे मेजर करेंगे। Sir, it is written after this training, the average number of errors might be experienced users shall not exceed 2 per day. Means जो ना, हाँ हाँ, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मतलब एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक्सपीरियंस कंट्रोलर शेल बी एबल टू यूज ऑल द सिस्टम फंक्शन आफ्टर अ टोटल ऑफ 2 hours ट्रेनिंग। सो मतलब यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि आप जो वेरीफाई किया आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि ओके ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा आपको, डेटाबेस का कैपेसिटी आपका इतना होना चाहिए, आपका इंटरनेट जो है वो इतना फास्ट होना चाहिए, ये सब होने के बाद में आप जो फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, सो वो टाइम पे आपको यूज़र को बताना पड़ेगा कि आपका डेटाबेस जो है वो क्लाउड पे है, तो उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो क्लाउड पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो वो टाइम पे आप जब क्लाउड पे लॉगिन करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। देन अगर मुझे रिजल्ट जनरेट करना है तो आप डेटाबेस में से जब रिजल्ट फैच करोगे तो उसका एक एक्सेल फाइल बनेगा, और वो एक्सेल फाइल को आपको यहाँ पे ये वे में प्रिंट करना पड़ेगा। ये सब ट्रेनिंग दूंगा मैं। सो अगर वो ट्रेनिंग अगर उसका प्रॉपर होता है और एक छोटे से ट्रेनिंग से अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने का कैपेसिटी अगर उसमें आता है, इसका मतलब हो गया कि हम लोगों ने बहुत प्रॉपर वे में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड समझा था, और उसके बेस के ऊपर एक बहुत स्मूथ सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिससे आगे लोग उसको बहुत इजीली वर्कआउट कर पा रहे, हैंडल कर पा रहे। अगर ट्रेनिंग के बाद भी वो लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे आपके सॉफ्टवेयर को, इसका मतलब है कि हम लोगों ने इतना यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, ना हम लोगों ने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को प्रॉपर समझ पाए थे। ये हो गया, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट मेजरमेंट हम लोग कौन से बेसिस पे करेंगे, सबसे पहले तो स्पीड आएगा कि यूज़र इवेंट रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए, स्क्रीन आपका जो है वो रिफ्रेश कितने टाइम में होना चाहिए जिससे आपको नया नया डेटा कंटिन्यूस मिलते रहेगा। आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप देखो कि हम लोग पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप अगर फीस भरते हो तो आप जब फीस भरने का प्रोसेस करते हो तो आपको ओटीपी जनरेट होता है, जो सर्वर साइड से ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए या कुछ भी। अगर वो ओटीपी अगर आपको 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में नहीं आता है और आप वो ओटीपी को 30 या 60 सेकेंड में एंटर नहीं करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि आप जब कोई ट्रांजेक्शन अगर प्रोसेस करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, और उसके बाद में आपका स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश, मतलब ट्रांजेक्शन हो गया तो आपने देखा रहेगा कि बहुत बार आपको लिख के आता है ट्रांजेक्शन सक्सेस या ट्रांजेक्शन फेलियर इमीडिएटली जैसे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस या फेल होता है। सो दैट इज द रिफ्रेश स्क्रीन। अगर मैं लॉग इन करता हूँ तो इमीडिएटली मुझे मेरा प्रोफाइल विजिबल होता है, दैट इज द स्क्रीन रिफ्रेश टाइम, कि जैसे ही मैंने लॉग इन किया स्क्रीन रिफ्रेश हो गया, मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो मुझे वो डायरेक्टली इमीडिएटली दूसरे पेज पे लेके गया। देन अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो जैसे ही मैंने सबमिट किया इमीडिएटली रिफ्रेश होके फाइनल स्क्रीन आ गया जिसके ऊपर लिखा रहेगा एग्जाम डेटा या पेपर सबमिटेड सक्सेसफुली करके। सो ये आपका स्पीड हो गया, ठीक है। और वो स्पीड के बारे में हम लोगों ने नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि अगर आपका स्पीड जो है, रिस्पॉन्स टाइम जो है सॉफ्टवेयर का, आप अगर लॉग इन करते हैं या लॉग आउट करते हैं, कोई भी आप एक बटन दबाते हैं और उसके बाद में ऑपरेशन जो हो रहा है बैकएंड में आपको जो रिजल्ट दे रहा है, वो जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन पे क्लिक किया, अब वो आपको लेस देन 2 सेकेंड में अगर लॉग इन कंप्लीट करके आपको यूजर प्रोफाइल बता रहा है, इसका मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बहुत अच्छा है, आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा बना है। अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करके 2 to 6 सेकेंड्स लगता है आपको लॉगिन करने के लिए सक्सेसफुल, देन एज पर आवर एक्सपेक्टेशन आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है। एंड अगर 6 to 9 सेकेंड्स लग रहे, इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस जो आपके थे उससे पुअर बना है आपका सॉफ्टवेयर। एंड
अगर लॉगिन प्रोवाइड करने के लिए लॉगिन बटन पे क्लिक करके प्रोफाइल पेज पे लेके जाने के लिए अगर उसको ग्रेटर देन 9 सेकेंड लगता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है. देन नेक्स्ट आप अगर आप जब अगर यूज़र प्रोफाइल या कुछ यूज़र को प्रोवाइड करेंगे, सो आपको वहाँ पे इंटरनल मेमोरी कितना उसके लिए रिजर्व रखना पड़ेगा जिस पे उसके क्वेरी प्रोसेस होंगे, वो सब आएगा. ट्रेनिंग टाइम कितना आपको देना पड़ेगा. देन नंबर ऑफ हेल्प्स आप जो प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप देखो कि अगर आप कोई जीमेल पे या कोई भी नया मोबाइल ऐप या कुछ भी अगर यूज़ करते हैं या मोबाइल बैंकिंग ऐप भी अगर इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे वो आपको बताता है कि ओके दिस आर द डिफरेंट थिंग्स जो आप यहाँ से ये वाले फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं. ये सब ईज़ ऑफ यूज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे. मतलब ट्रेनिंग टाइम जितना कम लग रहा है, मिनिमम ट्रेनिंग टाइम में अगर यूज़र मैक्सिमम चीज़ें खुद से कर पा रहा है, इसका मतलब है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है. और उसके साथ में जहाँ चाहे भी पॉसिबल रहेगा आप हेल्प फ्रेम डाल दो. हेल्प फ्रेम मतलब हर एक जगह पे हम लोग लेबल कर देंगे कि ओके इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ क्या है. जैसे यहाँ पे ये हेल्प फ्रेम है, ये हेल्प फ्रेम है, मतलब मुझे पता नहीं है, ये यहाँ पे ये आइकन देख के मुझे पता नहीं है इसका काम क्या है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे जा रहा हूँ मुझे बता रहा है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना है PDF में तो ये यूज़ होगा. देन एडिट करना है तो ये यूज़ होगा. देन क्रिएट करना है नया PDF तो ये यूज़ होगा. अगर कमेंट्स डालने हैं तो ये यूज़ होगा. सो ये क्या हो गया, दिस इज़ द हेल्प फ्रेम्स. ठीक है, इसको हेल्प फ्रेम बोलते हैं. रिलायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बोला मीन टाइम टू फेलियर या टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर वो कितना है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को पता है कि एग्जाम टाइम अगर चलते रहेगा तो आपका वेबसाइट काफ़ी बिजी रहेगा, या आप देखो कि हम लोगों का प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका TY का रिजल्ट अगर जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन 1-2 घंटे के लिए आपको वेबसाइट एक्सेस करने मिलना ही नहीं है. ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी है. मतलब हम लोगों को गारंटी है कि ऐसा होता ही है, हर बार होता है. देन रेट ऑफ फेलियर कितने बार आ रहा है. एंड अवेलेबिलिटी, अब देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि 24/7 कुछ चीज़ आपको अवेलेबल होना चाहिए. हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है. आपका एग्जाम जो है वो 24/7 नहीं चल रहा है, वो कोई तो एक दिन 1.5 घंटा 2 घंटे के लिए चलना है. सो वो 2 घंटा जो है वो आपको प्रॉपरली सॉफ्टवेयर पे सारे फंक्शंस अवेलेबल होने चाहिए. दैट इज व्हाट वी मीन बाय अवेलेबिलिटी. अगर वो 2 घंटे के लिए ढंग से फंक्शंस अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको वो कुछ काम का नहीं है. बिकॉज मेरा एग्जाम होने के बाद में वो सॉफ्टवेयर या वो वेबसाइट कितना भी फास्ट चले, मेरे क्या काम का. जो टाइम पे मुझे ज़रूरत था वो टाइम पे वो प्रॉपर फास्ट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी मीन बाय अवेलेबिलिटी. If I have exam for 2 hours only, so for 2 hours it should work without any glitches, without any slowdowns, without any failures. So as and when we required those functions, that very point of time it should be available. That's what we mean by availability. It doesn't means availability for 24/7 365. Then next is robustness. टाइम टू रीस्टार्ट आफ्टर फेलियर, जो मैंने आपको बताया, फेल हो गया ठीक है, चलो फेल होता है, लेकिन उसके बाद में वापस चालू होने को कितना टाइम लग रहा है. परसेंटेज ऑफ इवेंट्स कॉजिंग फेलियर, कौन सी चीज़ें है जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फेल होता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं सिस्टम फेल होता है, या जब कभी हम लोग एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस करते हैं सिस्टम फेल होता है. और नेक्स्ट थिंग इज जब कभी अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो जो डेटा मैं उस पर प्रोसेस करने की ट्राई कर रहा था वो सारा डेटा करप्ट होता है. मुझे वो सारा डेटा वापस फीड करना पड़ेगा, अलग से एंटर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी. कौन से अलग अलग टारगेट सिस्टम पे वो काम करेगा, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, उस पर भी विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप, मैक, लिनक्स बेस्ड, ये आपके टारगेट सिस्टम्स हो गए.
नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट इंटरैक्शन। क्या बोला है, देखो कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर कॉमन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। अब रिक्वायरमेंट इंटरैक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप देखो कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में है ना, हम लोग को कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जब हम लोग बनाते हैं ना, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग को बहुत फोकस करना रहता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या बताया, एक एग्जाम्पल बताया। आप देखो कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपने वो मंगलयान मिशन देखा रहेगा, मिशन मंगल। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मेन हम लोग सैटेलाइट मतलब सॉरी नॉट सैटेलाइट, जो मेन हम लोग मंगल मिशन के लिए जो मेन हम लोग लॉन्च करने वाले थे, वो उसको उसका हम लोगों को वेट कम करना था। सबसे पहले तो उसको एकदम लाइट बनाना था और बाकी के भी बहुत सारे कंडीशन फुलफिल करने थे। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग आइडियाज़ अप्लाई किए, जिससे आप जब अगर वो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करोगे तो उसके साथ में ये बहुत इजीली लॉन्च हो पाए। प्लस वो अपना जो एक अपना जो एक रेंज है उससे बाहर भी अगर उसको जाना है तो इजीली जा पाए। उसके लिए ही हम लोगों ने अलग अलग कुछ स्टेप्स लिए। जैसे आपने देखा रहेगा कि उसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल में वो एक बार आता है, तो वहाँ से हम लोग एक बार उसको थ्रस्ट जनरेट करते हैं तो वापस एक पूरा राउंड मार के वो वापस आता है। देन वापस थ्रस्ट जनरेट करते हैं तो वो और बाहर के लाइन में जाता है, अर्थ के ग्रेविटी से और बाहर जाते जाता है, और धीरे धीरे फिर वो जो मार्स के ग्रेविटी में एंटर होता है। सो ये क्या हो गया, हम लोगों ने स्पेस क्राफ्ट कोई सिस्टम अगर बनाया तो वो टाइम पे हम लोग को उसको होगा उतना लाइट बनाना है। वो क्या काम करेगा ये तो हम लोगों ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बताया है, लेकिन वही सेम काम आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये देखना है कि कितना हल्के से हल्का करेगा हम लोग एक सिस्टम प्रोवाइड करें जो सेम काम कर सके। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखना है। प्लस पावर कंजम्पशन मिनिमम होना चाहिए। ये सारे चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना पड़ता है। सो दैट इज रिक्वायरमेंट इंटरैक्शन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट बट विद रिस्पेक्ट टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। डोमेन रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हम लोग डिराइव करेंगे कि आपका एप्लीकेशन डोमेन, आपका एप्लीकेशन का एग्जैक्ट काम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बिकॉज इट शुड नॉट हैपन कि ये सब कुछ चीज़ देखते देखते लास्ट में ऐसा हो गया कि आपका जो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जीमेल है, वो टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते रह रहा है, एडवांस फंक्शन भी डाल रहा है, और उसका जो ईमेल का जो उसका ईमेल सिस्टम है उसको भी वो एडवांस करते जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी आपको गूगल ड्राइव फैसिलिटी आ गया जो पहले नहीं था। आप कोई भी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे ही ओपन कर सकते हो जहाँ पे आपको ईमेल पे वो मिला हुआ है डॉक्यूमेंट, वहाँ पे ही। सो दैट इज़ ऑल्सो वन यूनिक थिंग अबाउट इट। सो ये सारे हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, अब एक बार आप पढ़ लेना। जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के बेस के ऊपर ये बार बार चल रहा है। देन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है आपको। ये सारे इक्वेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम लोग ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जब अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको मैथमेटिकल चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि आप जब अगर सॉफ्टवेयर से कमांड दोगे तो जो ब्रेक है वो कितनी स्पीड पे रहेगा, तो कितना ब्रेक लगना चाहिए। अगर एक रोबोट हम लोग बनाते हैं तो वो अगर कोई एक चीज़ को पिक कर रहा है, अब रोबोट में ताकत बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सॉफ्टवेयर को उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये एग है तो इसको संभाल के उठाओ, दबा के उठाओगे तो टूट जाएगा। एक टोमेटो है तो उसको आराम से उठाओ। अगर कोई एक बहुत हैवी चीज़ है जैसे बाइक है तो उसको ज़ोर से उठाना पड़ेगा। टोमेटो या एग के जैसे उठाओगे तो वो कभी नहीं उठना है। तो ये हम लोगों का ये हम लोगों को ऐसे अलग से एल्गोरिदम लिखने पड़ता है। तो ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों को वहाँ पे ऐसे ही अलग से मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम लोग एल्गोरिदमिक वे में प्रोग्राम करेंगे, तब जाके हम लोग का वो सेम काम होगा। वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो है वो है डोमेन रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। लाइक आपका सॉफ्टवेयर समझने में कितना सिंपल है। रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन डोमेन। दिस इज ऑफन नॉट अंडरस्टूड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपिंग द सिस्टम। बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको अगर डायरेक्टली अगर बोला है कि हाँ आपको ये वाले फंक्शंस चाहिए, ये वाले फंक्शंस चाहिए, अब आप उसको स्टैंडर्ड वे में अगर कैच नहीं करते हो जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है या डेवलपर जो है उसको वो रिक्वायरमेंट इजीली समझ में नहीं आएंगे। अब अगर कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने वाला कॉमर्स का अकाउंट्स वाला बंदा है,
मुझे अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो अगर अपने टेक्निकल वर्ड्स में लिख के दे रहा है कि जीएसटी फाइलिंग के लिए दिस आर द फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड, टैक्स फाइलिंग के लिए ये वाला रिक्वायर्ड, टीडीएस रिटर्न करने के लिए ये वाले फंक्शंस या फीचर्स रिक्वायर्ड है, तो अब वो अकाउंट्स वाले को समझता है, कॉमर्स वाले को समझता है, आईटी वाले को, डेवलपर को नहीं समझेगा वो। तो वो टाइम पे एक ऐसा पैटर्न में आपको रिक्वायरमेंट गैदर करने हैं जिससे डेवलपर को समझ में आए कि ओके जीएसटी अगर फाइल करना है तो उसके लिए ऐसा जीयूआई होगा, उस पर ये फंक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग ऐसा कुछ डेटाबेस कैच करेंगे और उसको हम लोग गवर्नमेंट के जीएसटी वेबसाइट के ऊपर भेज देंगे। अगर ऐसे बताएंगे तो समझेगा। आई होप समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो, ठीक है? क्लियर है ना सबको गाइस? एम आई क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इम्प्लिसिटनेस है यहाँ पे। आपको क्या बोला है? डोमेन स्पेशलिस्ट अंडरस्टैंड द एरिया सो वेल दैट दे डू नॉट थिंक ऑफ मेकिंग द डोमेन रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिट। मतलब आपको इंटरनली देखना है कि अगर मैं सपोज एक एग्जाम के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? ऑनलाइन एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट क्या आ गया? वेबकैम के थ्रू वेरिफिकेशन होना चाहिए, दैट इज इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर कोई एक स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है तो जो एग्जाम दे रहा है वो हम लोग के कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट है कि उसके जगह पे कोई दूसरा एग्जाम देके जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट में हम लोग को क्या समझना है? वेरिफिकेशन। सो हाउ वेरिफिकेशन विल बी डन? विद द हेल्प ऑफ अ वेबकैम। सो ये इम्प्लिसिट आ गया, इसको एक्सप्लिसिट में मत डालो। आप अलग से ये मत बोलो कि हाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोगों को करना है और उसके साथ में हम लोगों को वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी भी देना है, ये नहीं होगा, ये इम्प्लिसिट हो गया, ये एक्सप्लिसिट नहीं है वीडियो कॉलिंग। क्यों इम्प्लिसिट है? बिकॉज अगर एग्जाम दे रहे हैं हम लोग तो जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसको हम लोगों को वहाँ पे देखना है कि वो हम लोग के कॉलेज का ही स्टूडेंट है क्या, उसके जगह पे कोई दूसरा तो नहीं बैठा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो एग्जाम दे रहा है तो वो खुद वहाँ पे वेबकैम के सामने रहेगा तो हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे, या ऐसा तो नहीं है कि वो गूगल से आंसर निकाल के डायरेक्ट वहाँ पे लिख रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए कुछ इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट रहेंगे। उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि ओके वीडियो कॉलिंग अलग से मॉनिटर करने के लिए मुझे फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, विच इज़ अगेन वन एडिड थिंग फॉर आवर सॉफ्टवेयर। नहीं, वो एडिड थिंग नहीं है, वो इनबिल्ट, वो इम्प्लिसिट ही है, वो ऑलरेडी वहाँ पे था, सिर्फ हम लोगों ने वो रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली समझ नहीं पाए, वो डोमेन को हम लोग प्रॉपरली समझ नहीं पाए, इसकी वजह से नहीं समझा हम लोगों को। सो जो डोमेन स्पेशलिस्ट है ना वो इसको इजीली समझ पाएगा, मतलब जिसने पहले ऐसे एग्जाम के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन स्पेशलिस्ट, जिसको इजीली समझेगा ये सब कुछ। देन उसके आगे क्या बोला है? यूजर रिक्वायरमेंट शुड डिस्क्राइब फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये जो मैंने बताया वही है, अब यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हैं इसको। प्रॉब्लम विथ नेचुरल लैंग्वेज, क्या बोला? लैक ऑफ क्लैरिटी है, ठीक है। सो अब देखो लैक ऑफ क्लैरिटी मतलब क्या है? अगर मैं आपको मैं अगर किसी को पूछ रहा हूँ क्या बोला, सो इसका मतलब मैं उसको पूछ रहा हूँ ना कि भाई तू क्या बोला। और कभी कभी हम लोग सैर्कास्टिक टर्म में भी बोलते हैं, मतलब वो कुछ गलत बोला तो मैं वापस उसको पूछ सकता हूँ ना क्या बोला तू। सो ये एक ही सेम चीज़ हम लोग दो वे में यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि एक ही चीज़ हम लोग दो वे में यूज़ करें। गेटिंग? जैसे अगर मैं हिंदी में यूज़ करता हूँ कल, तो अगर यस्टरडे को भी हम लोग कल बोलेंगे, टुमारो को भी हम लोग कल, ऐसे ही बोलते हैं बहुत बार। सो ये क्या हो गया? दिस आर द कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो नेचुरल लैंग्वेज में यूज होते हैं, जिसका एक ही वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब आप नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं तो कभी कभी एक ही वर्ड के मल्टीपल मतलब रहते हैं, और जो वे में यूजर बोल रहा है और जो वे में डेवलपर इंटरप्रेट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग हो सकता है। तो क्या होगा? लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकता है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, देन कंफ्यूजन्स रहेंगे। और उसके साथ में क्या बोला है? सेवरल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में बी एक्सप्रेस्ड टुगेदर, मतलब
आपको अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके ऊपर हम लोगों को स्टूडेंट को कोई फंक्शंस देने हैं, प्रोफेसर को कोई देना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कोई देना है और प्रिंसिपल को देना है। तो आप ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अलग अलग लेबल करो ना, कि हाँ प्रोफेसर की ये रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट के ये रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल के ये रिक्वायरमेंट है, अकाउंट स्टाफ जो है उसके ये रिक्वायरमेंट है। हम लोग सब खिचड़ी करके देंगे तो क्या हो गया, रिक्वायरमेंट अमलगमेशन हो गया, सब खिचड़ी हो गया। तो अभी कहाँ पे क्या चीज़ बनाना है समझेगा ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज अगेन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो यहाँ पे वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिया है, देखो, अ यूजर रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंटिंग सिस्टम इन लाइब्रेरी। सो आपको यहाँ पे क्या बताया, लाइब्रेरी सिस्टम शेल प्रोवाइड अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम दैट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द यूजर, ठीक है। सो सिस्टम मैनेजर को यहाँ पे देखना है रेगुलर कौन से पेमेंट्स हुए हैं, कौन से बाकी है, इसका आपको यहाँ पे एक प्रॉपर वे में एक अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्या बोला है, अ यूजर रिक्वायरमेंट फॉर एडिट अ ग्रिड इन लाइब्रेरी सिस्टम, grid facility to assist in positioning of the entities on a diagram. The user may turn on a grid in either in centimeters or inches. मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ग्रिड मतलब टेबल हो गया, जो बहुत टेक्निकल चीज़ लिखा है, मैं आपको सिंपल वे में बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये गूगल मीट दिखता रहेगा जिस पे हम लोग लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में है ना, ये गूगल मीट मुझे प्रॉपर नहीं दिखता था। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ग्रिड फैसिलिटी इनेबल कर दिया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे 20, 30, 40, 50, 100, वो सारे जो है ना वो ग्रिड पैटर्न में दिखेंगे मुझे यहाँ पे, जिससे मुझे आइडेंटिफाई करना कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं कितने नहीं आए। ये देखो, ये और सिंपल हो गया, ये मेरे पास ग्रिड पैटर्न है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रिड पैटर्न है। सो मैंने क्या बोला है, इनेबल ग्रिड व्यू बाय डिफॉल्ट। सो जितने भी स्टूडेंट आएंगे ना वो ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में दिखेंगे मुझे। सो उससे ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट जो अटेंड कर रहा है वो ही सिर्फ विजिबल है, या कोई स्टूडेंट जो इंटरेक्ट कर रहा है वो ही दिख रहा है। नहीं, मुझे सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में दिखेंगे। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा हूं तो ये ग्रिड व्यू मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि सबके वेबकैम ऑन रहेंगे तो सबको मैं एक ही लोकेशन से ट्रैक भी कर सकता हूं। ये ग्रिड व्यू हो गया, टेब्युलर व्यू। रो एंड कॉलम में आप सब मुझे विजिबल आ रहे हैं, एक एक सेल वाइज। आई होप दिस इज क्लियर। नोट्स पे जाता है। सो नोट्स पे अगर आप देखेंगे, नोट्स पे आपको क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अ यूजर रिक्वायरमेंट फॉर एडिट अ ग्रिड इन लाइब्रेरी सिस्टम, मतलब आप ऐसे ही सिस्टमेटिक टेब्युलर वे में अगर लाइब्रेरी के कुछ बुक्स है, किसी के रिकॉर्ड है, वो भी आप यही वे में बताओ। तो जब उसका पोजीशनिंग अगर करेक्ट रहेगा ना तो उसको समझने में भी इजी पड़ेगा। जैसे आप अगर 50 स्टूडेंट अगर अटेंड कर रहे हैं तो वो अगर मैं ग्रिड व्यू में देखूंगा ना तो मुझे देखने में, समझने में, उनको मॉनिटर करने में इजी पड़ेगा। अगर वो ही यहाँ पे नहीं होगा ना तो मुझे देखने समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक साथ दिख नहीं रहे। सो जब स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट दिख रहे हैं तो बाकी के 40 नहीं दिख रहे, उसके बाद के 10 में देख रहा हूँ सो पहले वाले 10 बाहर चले गए विंडो के, बराबर है। सो ये हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आपको सर्टन चीज़ें जो है ना वो सिस्टमेटिक वे में, टेब्युलर वे में बताने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम। रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं हम लोग, डेटाबेस रिक्वायरमेंट इंक्लूड बोथ कंसेप्चुअल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। मतलब आपको डेटाबेस टेबल बनाना है तो आपने डेटाबेस, अगर आई होप आपने डेटाबेस पढ़ा है ना, डीबीएमएस सब्जेक्ट आपको ये सेम में है ना। हेलो, No, sir, it was in previous sem. ओके ओके, वो पढ़ लिया ना आपने, ओके गुड। सो डेटाबेस रिक्वायरमेंट में आपको क्या बोला है कि आपको अगर कोई एक डेटाबेस बनाना है, जैसे लाइब्रेरी सिस्टम का अगर डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले तो कितने नंबर ऑफ टेबल्स हम लोग के रहेंगे वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन वो नंबर के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे।
और देन कहाँ पे हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। सो देखो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, तब जाके आपका एक प्रॉपर डेटाबेस बनेगा। अगर आपके पास कंफर्म सारे इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि कोई एक टेबल आपने बना दिया, कोई दूसरा टेबल बनाया, तो वो अभी दो टेबल में एक सेम इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, तो आपके डेटाबेस में रिडंडेंसी आ सकता है। बराबर है। आपने कॉर्ड्स 12 रूल सुना रहेगा, नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे कुछ चीज़ें सुने रहेंगे आई थिंक। सो अगर आप देखेंगे ना, सो वो हम लोग को प्रॉब्लम आते हैं थोड़े बहुत। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सो उससे आगे जो हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे वो आपके लिए और सिंपल हो जाएंगे। सो जस्ट ध्यान से एक बार ये वीडियो देख लो, सो उसके बाद में मैं आपको बाकी के सर्टेन कंसेप्ट जो बताऊंगा ना वो क्लियरली समझेगा। ध्यान से देख लो, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। Data in the database is stored in terms of enormous quantity. Retrieving certain data will be a tedious task if the data is not organized correctly. With the help of normalization, we can organize this data and also reduce the redundant data. Hey guys, this is Pratik from Edureka, and I welcome you all to this interesting session on normalization in SQL. In this session, I'll explain everything that is related to normalization with simple examples that are easy to remember. Firstly, let's look at the agenda for today's session. So we're going to start off with understanding normalization, and moving further, we shall look at various types of normalization. And those are first normal form, second normal form, third normal form, and voice code normal form. I hope you guys are clear with the agenda. But before moving further, if you haven't subscribed to our channel, then do subscribe to never miss out an update. With that being said, let's get started. The first topic in today's session is, what is normalization? Database normalization is a technique of organizing the data in the database. It is a systematic approach of decomposing tables to eliminate data redundancy. It is a multi-step process that puts data into tabular form, removing the duplicated data from its relational tables. On the screen, we just saw that the table is getting decomposed into two smaller tables. Is it really necessary to normalize the table that is present on the database? Well, every table in the database has to be in the normal form. So normalization is used mainly for two purposes. So the first one is, it is used to eliminate repeated data. Having repeated data in the system not only makes the process slow, but will cause trouble during the later part of transactions. And the second one is, to ensure the data dependencies make some logical sense. Yes, usually the data is stored in database with certain logic. Huge data sets without any purpose are completely waste. It's like having an abundant resource without any application. The data that we have should make some logical sense. Normalization came into existence because of the problems that occurred on data. Now, let's look at those problems. And these are known as data anomalies. If a table is not properly normalized and has data redundancy, then it will not only eat up the extra memory space, but will also make it difficult to handle and update the database. Let's look at the first anomaly, that is insertion anomaly. Suppose for a new position in a company, Mr. Rakshit is selected, but the department has not been allotted for him. In that case, if we want to update his information to the database, we need to set the department information as null. Similarly, if we have to insert data of 1,000 employees who are in similar situation, then the department information will be repeated for all those 1,000 employees. This scenario is a classical example of insertion anomalies. The next one is update anomaly. What if Mr. Rakshit leaves the company or is no longer the head of the marketing department? In that case, all the employee records will have to be updated. And if by mistake we miss any record, it will lead to data inconsistency. This is nothing but updation anomaly. And the final one is deletion anomaly. In our employee table, two different pieces of information are kept together. That is, employee information and department information. Hence, at the end of financial year, if employee records are deleted, we will also lose the department information. This is nothing but deletion anomaly. So these were some of the problems that occurred while managing the data. To eliminate all these anomalies, normalization came into existence. There are many normal forms which are still under development.
but let's focus on the very basic and the essential ones only. So, we will be talking about first normal form, second normal form, third normal form, and finally end this session with Boyce Codd normal form. So, without wasting further time, let's proceed to first normal form. In first normal form, we tackle the problem of atomicity. Here, atomicity means values in the table should not be further divided. In simple terms, a single cell cannot hold multiple values. If a table contains a composite or multi-valued attributes, it violates the first normal form. So the following functions will be performed in first normal form. The first one is, it removes repeating groups from the table. And next, it creates a separate table for each set of related data. And finally, it identifies each set of related data with a primary key. To understand this in a better way, let's look at the given table. In the employee table, we have employee ID, employee name, phone number, and salary as columns. We can clearly see that the phone number column has two values. Thus, it violates the first normal form. Now, if we apply the first normal form to the above table, we get the following result. In this table, each and every row is distinct. That is, no cell has multiple values. The table has achieved atomicity. First normal form is simple and can be easily identified. In the table, we can clearly see there is no multiple values in each and every column. Thus, the first normal form is achieved. Now, let's move to second normal form. Second normal form was originally defined by E.F. Codd in 1971. A table is said to be in second normal form only when it fulfills the following condition. The first condition is, it has to be in first normal form. And the second one is, the table also should not contain partial dependency. Here, partial dependency means the proper subset of a candidate key determines a non-prime attribute. So what is a non-prime attribute? Let's understand this in a simple way. Attributes that form a candidate key in a table are called prime attributes. And the rest of the attributes of the relation are non-prime. For a table, prime attributes can be like employee ID and department ID. And the non-prime attributes can be like office location. To understand second normal form, let's consider this table. This table has a composite primary key. That is, employee ID and department ID makes the primary key. The non-key attribute is office location. In this case, office location only depends on department ID, which is only the part of primary key. Therefore, this table does not satisfy the second normal form. So what to do in such scenario? The answer is simple. Split the table accordingly. To bring this table to second normal form, we need to break the table into two parts, which will give the following tables. The first table has employee ID and department ID as columns. The second one has department ID and office location as columns. As you can see, we have removed the partial functional dependency that we initially had. Now in the table, the column office location is fully dependent on the primary key of that table, which is nothing but department ID. I hope you have understood second normal form. Now that we have learned first normal form and second normal form, let's head to the next part of this normalization. Next topic is third normal form. Third normal form is the normal form that is used in normalizing the table to reduce the duplication of data and ensure referential integrity. The following condition has to be met by the table to be in third normal form. And the first condition is the table has to be in second normal form. And the second condition is no non-prime attribute is transitively dependent on any non-prime attribute which depends on other non-prime attributes. I know it's a bit confusing, so let me make it simple for you. It's like if C is dependent on B and in turn B is dependent on A, then transitively C is dependent on A. This should not happen in third normal form. All the non-prime attributes must depend only on the prime attributes. So these are the two necessary conditions that needs to be attained. So why was third normal form designed? Firstly, to eliminate undesirable data anomalies. The next one is to reduce the need for restructuring over time. And finally, to make the data model more informative. Since we have understood the third normal form, let's look at the example table. In the above table, student ID determines subject ID and subject ID determines subject. Therefore, student ID determines subject via subject ID.
This implies that we have transitive functional dependency, and this table does not satisfy the third normal form. Now, in order to achieve third normal form, we need to divide the table as shown below. Firstly, let's divide the table and store student ID, student name, subject ID, and address in it. All the columns are referring to the primary key, which is student ID. Let the second table have subject ID and subject column. So, subject is dependent only on subject ID and not on student ID. As you can see from the above table, all the non-key attributes are now fully functionally dependent only on the primary key. In the first table, columns such as student name, subject ID, and address are only dependent on student ID. In the second table, subject is only dependent on subject ID. With this being understood, now we can proceed further to next normal form, that is Boyce Codd normal form. This is also known as 3.5 normal form. It is the higher version of third normal form and was developed by Raymond F. Boyce and Edgar F. Codd to address certain types of anomalies which were not dealt with third normal form. Before proceeding to Boyce Codd normal form, the table has to satisfy third normal form. In Boyce Codd normal form, if every functional dependency, that is A implies B, then A has to be the super key of that particular table. So what is a super key? A super key is a group of single or multiple keys which identifies rows in a table. Let's look at the table to clearly understand Boyce Codd normal form. In the given table, one student can enroll for multiple subjects. There can be multiple professors teaching one subject. And for each subject, a professor is assigned to the student. These are the necessary conditions of this table. In this table, all the normal forms are satisfied except Boyce Codd normal form. Why? As you can see that student ID and subject form the primary key, which means that the subject column is prime attribute. But there is one more dependency, that is, professor is depending on subject. And while subject is a prime attribute, professor is a non-prime attribute, which is not allowed by Boyce Codd normal form. Now, in order to satisfy the Boyce Codd normal form, we will be dividing the table into two parts. The table at the top will hold student ID, which already exists, and we will create a new column, that is professor ID. And in the second table, which is below, we'll have the columns professor ID, professor, and subject columns. Why do we need to have a new column, that is professor ID? By doing this, we are removing the non-prime attribute functional dependency. In the second table, professor ID will be the super key of that table and remaining column will be functionally dependent on it. By doing this, we are satisfying Boyce Codd normal form. So this brings us to the end of this session. I hope you have clearly understood. ओके सो अभी जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे समझे, वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन क्यों ज़रूरी रहता है, उससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो। अब जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे थे कि आपको सिस्टम अगर हम लोग बनाएंगे, उसमें अगर डेटाबेस के रिक्वायरमेंट अगर प्रॉपरली कंसेप्चुअली डिफाइन नहीं रहेंगे, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हम लोगों ने जो डेटा ऐड किया हुआ है वो रिडंडेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने पेमेंट किया हुआ है फिर भी हम लोग कोई एक टेबल में मतलब मल्टीपल टेबल में एक सेम स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हम लोगों ने। सो कहीं पे उसका इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है उसका। सो एक लोकेशन पे उसने फीस पे किया ऐसा बता रहा है, दूसरे लोकेशन पे फी पे नहीं किया है ऐसा बता रहा है। सो इससे क्या होगा कि अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ जाएंगे, गेटिंग। और उसके आगे जब आप ये सारे इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो आपको क्लियरली उसको किस में बताना है, ग्रिड व्यू में बताना है। सो आपको उसको यूज़र इंटरफेस पे, लाइक अगर कोई वेबसाइट पे अगर हम लोग बता रहे हैं तो वो टाइम पे भी कैसे ग्रिड व्यू में, कैसे टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग इसको बताएंगे, ये भी आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, जिससे आप बहुत इजीली ये चीज़ों को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाओ। अब ग्रिड व्यू में देखो, हम लोग को जैसे कॉमन सेंस पता है कि कुछ चीज़ हम लोग बोल्ड में बताएंगे, बहुत काम के है। कहीं पे किसी का पेमेंट नहीं हुआ है तो रेड में बताएंगे, कुछ नोट है उसको हम लोग इटैलिक में बताएंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग जो हम लोग को याद रखना है, दैट्स इट। उसके बाद में आपके नेक्स्ट जो आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये हम लोग आज नहीं कर रहे हैं।
सो ऊपर जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिस्टम रिक्वायरमेंट के पहले यहाँ तक, उसमें कुछ भी डाउट है सो आप पूछ सकते हो, बोलो जल्दी से, एनीवन एनी डाउट्स? कुछ बेसिक डेटाबेस के जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे, आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट मतलब सॉरी यहाँ पे आगे के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे तभी आपको वो वापस मैं याद दिलाऊंगा जो काम में आएंगे थोड़े एग्जाम्पल्स और समझने के लिए, ठीक है? सो अब आज मैंने विदाउट ब्रेक कंटिन्यू किया है बिकॉज हम लोगों के लेक्चर्स एक मिस हुआ था, एक मैंने कैंसिल किया था, मतलब मिस हुआ मतलब, और अभी हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सो हम लोगों को चीज़ों को कवर अप करने की ज़रूरत है। एंड आप घर से पढ़ रहे हैं, आपके पास ये फैसिलिटी है कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो वापस मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक आपको पढ़ा दिया, कुछ चीज़ें आपको एक साथ इतना पढ़ा है तो याद नहीं रहा, तो आप जाके वापस एक बार देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे वापस पूछो। सिलेबस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बड़ा है, मुझे वो पूरा कवर करना है सो दैट टीवाई में आपको एसपीएम सब्जेक्ट, एसक्यूए सब्जेक्ट, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से अपना प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना सको। ये सर्टेन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सीखो समझो। अदरवाइज ऐसा होगा कि यहाँ के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो टीवाई में और थोड़ा कन्फ्यूजन होते जाएगा आपको, और टीवाई प्रोजेक्ट बनाने में भी तकलीफ होगा, ठीक है? आप देखो टीवाई स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होता है, जो मेन पेन होता है ना, उनको वो इसी के वजह से होता है क्योंकि प्रीवियस सब्जेक्ट के हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और वो इसके लिए नहीं क्लियर रहते क्योंकि टू द पॉइंट एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उतना चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं या उतना ही हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग पूरा सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ने दिया है वैसे के ऊपर हम लोग ध्यान से पूरा फोकस नहीं करते हैं। इस बार हम लोग के पास चांस है तो कि हम लोग ध्यान से वो पूरा सिलेबस कवर कर पाए 100%, जिससे आपके हर एक छोटे से छोटे चीज़ें कवर हो जो आपको टीवाई में डेफिनेटली वापस हेल्प करेगा, ठीक है? नोट माई वर्ड्स, दिस विल बेनिफिट यू इन टीवाई फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो इसके लिए बहुत ध्यान से ये सब्जेक्ट सुनो समझो, प्योर थियरी है पता है मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको थोड़ा खुद के साइड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, एनीवन एनी डाउट्स? जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट है? यस नो गाइस? No, sir. ओके, ठीक है। सो विल एंड टुडेज लेक्चर हियर।